नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मिलकर आई हूं अभी तक की यानी कि पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि भारत और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का क्या ताजा अपडेट है, आंकड़े क्या कहते हैं, किस देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं और भारत में अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स पर। हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना वॉरियर्स पर यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो आज केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसके बाद अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला अगर होता है तो फिर आरोपियों को जेल की सजा हो सकती है, 7 साल तक की जेल की सजा भी उनको हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और साथ ही बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट बहुत बढ़ गई है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। और लॉकडाउन को लेकर भी भारत समेत पूरी दुनिया में अभी लॉकडाउन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो लॉकडाउन के ऊपर भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से और बात करेंगे कि देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें जो सबसे आगे यानी अग्रिम मोर्चे पर जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं यानी कि स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, आशा वर्कर्स, उनकी हालत को लेकर आज हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है। लगातार इन लोगों को, आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैसे कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोविड-19 मामलों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर अगर कोई शख्स हमला करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। महामारी बीमारी कानून यानी कि एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट 1897 में बदलाव कर ये अध्यादेश लाया गया है और इस कानून के तहत अब अगर हमला होता है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा और कार्रवाई के लिए 30 दिनों की अवधि को निर्धारित किया गया है और साथ ही फैसला सुनाने में 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि साफ किया गया है कि 1 साल के भीतर भीतर ऐसे मामलों पर फैसला सुनाना होगा और ऐसे मामले स्वतः संज्ञान के तहत आएंगे। साथ ही मामलों में जेल की सजा हो सकती है और 50,000 से 5 लाख तक का भुगतान यानी कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियां, क्लिनिक और सामान की अगर तोड़फोड़ होती है तो फिर जो असली कीमत है उस सामान की, जो मार्केट रेट है उससे दोगुनी कीमत जो है वो हमलावर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है जब IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर हमले से बचाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार कानून लाने की मांग की जा रही थी। IMA ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे दी थी कि अगर इस तरह से हमले नहीं रुके तो फिर हम काला दिवस मनाएंगे और साथ ही IMA ने देश के लिए एक व्हाइट अलर्ट भी जारी किया था, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों से और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उन्होंने IMA के जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे बात की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद डॉक्टर्स को सुरक्षा का आश्वासन दिया। इससे पहले हमने खबरें देखी कि किस तरह नागपुर से आज ANI अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि नागपुर से एक खबर आई थी कि आशा वर्कर्स बता रही थी कि वो जब इलाकों में सर्वे के लिए जाती हैं तो लोग उनके साथ किस तरह से बुरा बर्ताव करते हैं, उनको गालियां देते हैं। पत्थरबाजी की भी लगातार घटना इस तरह के सामने आती रही हैं। फरीदाबाद से मंगलवार को इस तरह की घटना सामने आई जहां पर एक आशा कार्यकर्ताओं पर लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि उस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर भी ये देश के 1 या 2 हिस्सों से नहीं बल्कि लगभग हर राज्य से इस तरह की खबरें लगातार पिछले कई दिनों से हमारे सामने आ रही थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इंदौर हो, अलग अलग राजस्थान का टोंक जिला हो, अलग अलग इलाकों से इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही थी जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरें, हमले की घटनाएं सामने आ रही थी। और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा करार दे चुके हैं और
प्रधानमंत्री ने खुद अपील की थी, देश के नाम जो उन्होंने संबोधन किया था आखिरी बार, तो उन्होंने खुद अपील की थी कि कैसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देश में इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर इस तरह का हमला होता है तो आरोपियों को जेल की सजा हो सकती है और 7 साल की अधिकतम जेल का प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं, और जो मेरे पास जितने आंकड़े हैं उसके हिसाब से पिछले 24 घंटों में देश में 1383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते 24 घंटों में। यानी कि देश भर में जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो 20,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक देश में 19,984 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही 640 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,474 मामले जो हैं वो सक्रिय है यानी एक्टिव केसेस हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 5,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 553 नए मामले दर्ज किए गए और इसके बाद जो कुल संख्या है संक्रमितों की वो 5,229 पर पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अब तक 251 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े अगर दोनों को देखें तो दोनों मामलों में ही महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर है। और दूसरे नंबर पर जो राज्य है, आपको जानकर हैरानी होगी कि कल तक दिल्ली और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर बने हुए थे, लेकिन अब गुजरात जो है वो देश में कोरोना के कहर के नंबर में दूसरे नंबर पर आ गया है। गुजरात में बहुत ज्यादा हालात जो है वो भयावह हो गए हैं, बिगड़ते जा रहे हैं लगातार। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 94 नए मामले दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत हुई है और गुजरात में मृतकों की संख्या 95 पहुंच गई है। यानी मृतकों के मामले में भी सेकेंड नंबर पर आ गया है और संक्रमितों की संख्या 2272 हो गई है। यानी 2000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। गुजरात में 2272 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज सुबह तक दिल्ली से 2186 टोटल मामले सामने आ चुके हैं और 611 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में आज 133 नए मामले सामने आए और राज्य में जो कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो 1868 हो गई है। इसमें से 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 328 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है अस्पतालों से, यानी इतने लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो आज सुबह 8 बजे तक 76 नए मामले दर्ज किए गए और तमिलनाडु में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 1596 पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में कोरोना के चलते 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1000 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है और मध्य प्रदेश में 1552 लोग कोरोना से पीड़ित है और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मौतों के मामले में मध्य प्रदेश गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1337 अब तक कुल मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले दर्ज किए गए और आंध्र प्रदेश में 813 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 24 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कर्नाटक में आज 9 नए मामले आए और कर्नाटक में कुल मामले 427 हो गए हैं, वहीं 17 लोगों की मौत हुई है। कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में अब तक कुल मामले 407 हो गए हैं। कश्मीर डिवीजन से आज 27 नए मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में 260 मामले हो चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद बिहार में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 136 पर पहुंच गई है। वहीं ओडिशा में 83 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आए हैं। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि मामलों में स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें मामलों की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया भर में 25,63,000 लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 200 से ज्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है और अगर मौतों की बात करें तो 1,77,000 लोगों की जान चली गई है कोरोना के चलते।
अमेरिका में सबसे ज्यादा भयावह हालात बने हुए हैं। अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में कुल मामले 8,24,000 को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या 45,000 के पार चली गई है। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो है इटली, और इटली में अब थोड़ी सी स्थिरता दिख रही है मामलों में। इटली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी जा रही है। इटली में मरने वालों की संख्या 24,500 को पार कर गई है, लेकिन संक्रमण के जो मामले हैं वो 1,83,000 के पार चले गए हैं। फ्रांस की अगर बात करें तो 20,500 से ज्यादा लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई है, जबकि 1,95,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन अमेरिका के बाद मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्पेन में 2 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और अब तक 21,282 लोगों की स्पेन में कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहां मरने वालों की संख्या 17,000 को पार कर चुकी है। इस बीच यूरोप के 2 देशों ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, और ये 2 देश हैं नीदरलैंड और फ्रांस। इन दोनों ने फैसला लिया है कि मई से इन दोनों देशों में प्राइमरी स्कूल जो हैं वो खुल जाएंगे। इससे पहले डेनमार्क और नॉर्वे ने भी अपने प्राइमरी स्कूलों को खोलने की बात कही थी। सिंगापुर में भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर में 9,000 मामले हो चुके हैं, लेकिन सिंगापुर में जो बड़ी बात है वो ये कि वहां के सरकार का कहना है कि ज्यादातर मामले बाहर से आए हुए लोगों में है, यानी कि वो लोग जो बाहर से जाकर सिंगापुर में काम कर रहे हैं वो उन लोगों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आज कोविड-19 टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है। पाकिस्तान में अब तक 9,800 मामले हो चुके हैं कोरोना के और 203 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान में अब तक 11,000 मामले हो गए हैं। जापान में इमरजेंसी लगी हुई है और वहां पर कोरोना संक्रमण से अब तक 281 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। भारत समेत पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, कई देशों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो कई देशों में लॉकडाउन को हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका उसमें एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका के कई इलाकों में लॉकडाउन को हटाने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या उसे हटाया जाएगा या उसमें कुछ छूट दी जाएगी या चरणबद्ध तरीके से इसे हटाया जाएगा। यानी इस तरह के सवाल जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मंथन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 3 मई को जब दूसरा चरण पूरा हो जाएगा लॉकडाउन का, तो उसके बाद जो ग्रीन जोन है वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है, कड़ी शर्तों के साथ कुछ छूट दी जा सकती है। हालांकि जो रेड जोन है, यानी जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, वहां पर छूट की संभावना नजर नहीं आ रही है। और ये माना जा रहा है कि जो कुछ हॉटस्पॉट है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इंदौर समेत कुछ हॉटस्पॉट पे अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो समीक्षा कर रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से एक कमिटी इन इलाकों का दौरा कर रही है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, और वो ये देख रही है कि वहां पर हालात किस तरह के हैं। लगातार मुंबई और पुणे से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वो कमिटी लगातार समीक्षा कर रही है कि क्या जो हॉटस्पॉट हैं, जो बड़े हॉटस्पॉट हैं देश के, दिल्ली, मुंबई, पुणे, इंदौर, नोएडा, क्या यहां पर कुछ छूट दी जा सकती है और 3 मई के बाद छूट देने की संभावना कितनी है या किस आधार पर छूट दी जाए, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इन सब के बीच नीति आयोग के एक सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने ये साफ कहा है कि कोरोना से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अभी खत्म नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि भारत के लिए 2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण महीने हैं। जून और जुलाई में भारत की असली परीक्षा होगी कोरोना से लड़ाई की। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में छूट देने से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर लॉकडाउन में छूट मिलती है तो फिर वायरस को फैलने के लिए और ज्यादा अवसर मिल सकता है। उन्होंने साफ किया कि अगर 3 मई के बाद सरकार लॉकडाउन को उठाने पर फैसला लेती है तो
तो उसे बहुत ही चरणबद्ध तरीके से उठाना होगा, खत्म करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे विश्व में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो रही है, तो WHO ने मंगलवार को ही ये कहा है, सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी देश कोरोना से लड़ाई को बहुत हल्के में ना लें और साथ ही संक्रमण को रोकने के प्रति सभी सरकारों को सतर्कता से व्यवहार करना होगा, काफी सतर्क रहना होगा। साथ ही WHO ने कहा है कि अभी इस वक्त लॉकडाउन को नहीं हटाया जा सकता और अगर बाद में लॉकडाउन को हटाना भी है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका सख्ती से पालन हो और लॉकडाउन को हटाना है तो चरणबद्ध तरीके से, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाए, नहीं तो ये वायरस एक बार फिर दुनिया पर हावी हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, ये WHO का कहना है। दरअसल लॉकडाउन, कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कई देशों के सामने बड़े बड़े संकट हैं। एक तो सबसे बड़ा संकट ये है कि इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर से गुजर रही है, वो सबसे बड़ा संकट है। आर्थिक संकट की अगर हम बात करूं तो, और बेरोजगारी बड़ा संकट है, गरीबी बहुत बड़ा संकट है। भारत की अगर बात करें तो भारत में मजदूरों का संकट है, अर्थव्यवस्था पहले से मंदी में जा चुकी है, MSME सेक्टर ऑलरेडी बहुत गहरे संकट से जूझ रहा है, झटका लगा हुआ है MSME सेक्टर को, मजदूरों का संकट है, किसानों का संकट है। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, UN ये सभी कह चुके हैं कि किस तरह पूरे विश्व के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं और इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस तरह मंदी गहरा सकती है, ये सारी सभी संस्थाएं इसका अनुमान लगा चुकी हैं और वैश्विक GDP में भी गिरावट का अनुमान ये सारी संस्थाएं जो हैं वो दे चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट जो है वो बहुत ज्यादा बरकरार है। स्वास्थ्य का संकट भी बना हुआ है, एक तरफ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं तो इस वक्त OPD बंद है, कई दवाइयां बाजार से नदारद हैं और WHO ने खुद बताया कि कैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन के चलते जो खासकर अफ्रीकी देश है वहां पर किस तरह बच्चों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक स्वास्थ्य संकट भी है। तो बहुत सारे संकट लॉकडाउन के चलते, बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां देशों के सामने हैं और इसीलिए शायद लॉकडाउन को हटाने पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार के सामने भी लॉकडाउन एक बड़ी चुनौती है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाया जाए या छूट दी जाए तो किस तरह दी जाए ताकि जो मजदूरों का संकट है, गरीबों का संकट है, अभी देखा होगा कि आपने 3 मई तक 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट दी गई है और उसके पीछे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी वजह बताई थी और वो बड़ी वजह ये थी कि खास वर्ग यानी कि गरीब, मजदूर और किसानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रबी की सीजन अभी चल रही है, रबी फसलों की सीजन चल रही है, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट दी गई थी। हालांकि कुछ राज्यों ने यह साफ कर दिया था कि लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाएगी, जैसे कि दिल्ली है, तमिलनाडु ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया था, पंजाब ने 3 मई तक कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया, तेलंगाना ने भी ये कहा कि वहां पर लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाएगी, तो क्योंकि हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। लेकिन अब 3 मई के बाद हो सकता है कि इस पर कुछ फैसला आ जाए कि शायद कुछ खास इलाकों को छूट दी जाएगी, लेकिन जो रेड जोन है वहां पर छूट की कोई संभावना उस तरह से नजर नहीं आ रही है। और जो कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहां पर इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स जो हैं वो लगातार दौरा कर रही हैं, समीक्षा कर रही हैं कि हालात किस तरह के बने हुए हैं और कितने बिगड़ सकते हैं या सुधर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत ज्यादा बेचैन से नजर आ रहे हैं, बौखलाहट सी नजर आ रही है और इसी बौखलाहट के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने अमेरिका में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने का बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगले 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। आज वो इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन अभी तक जो खबरों में आ रहा है उसके मुताबिक ये कि अभी तक इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, तो इस पर कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इस एक ट्वीट से ही दुनिया में एक तरीके से खलबली मच गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके पीछे एक बड़ा कारण भी बताया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। और दूसरा उन्होंने बड़ा कारण बताया कि एक एनिमी यानी एक दुश्मन जिसका वो जिक्र कर रहे थे कोरोना वायरस का, तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए और साथ ही अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अमेरिकी जो लोग हैं
उनको बेरोजगारी से बचाने के लिए, उनकी नौकरियां बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण हैं जो माना जा रहा है कि 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कोरोना महामारी। जिस तरीके से मैंने बताया कि 8 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है वो अमेरिका है। अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, सबसे ताकतवर देश है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के आगे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। वहां पर 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार ये उनकी आलोचना हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत देरी से कदम उठाया। पहले वो इस बीमारी को बहुत ही हल्के में ले रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने जो भी कदम उठाए वो बहुत देरी से उठाए और इसलिए अमेरिका में इतने भयावह हालात बन गए, इतनी भयावह स्थिति बन गई। तो पहला कारण ये है कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा और गंभीर असर अमेरिका पर पड़ रहा है। दूसरा जो उनके सामने बड़ी चुनौती है, बड़ा संकट है, वो है लॉकडाउन का और उससे उपजे आर्थिक संकट का। अभी हाल ही में आप खबरें देख रहे होंगे कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है और जिसके बाद अमेरिकी जो तेल कंपनियां हैं उनके दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं वो सारी कंपनियां। साथ ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह अमेरिका में 2.2 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया है। यानी कि अमेरिका में लॉकडाउन के चलते, क्योंकि कामकाज ठप है, इंडस्ट्रीज बंद हैं, तो ऐसे में अमेरिका में बेरोजगारी जो है वो इतनी बढ़ गई है कि 2.2 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है ट्रंप प्रशासन के सामने। और साथ ही लॉकडाउन को लेकर किस तरह अमेरिका के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। साथ ही एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है चुनाव। अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इससे पहले एक तरफ क्योंकि अमेरिका कोरोना संकट से जूझ रहा है, ट्रंप प्रशासन की नाकामी जो है वो साफ साफ दिख रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप कहीं ना कहीं जो उनके वोटर्स हैं उनमें ये भरोसा बहाली करना चाहते हैं कि देखिए जो मैंने वादे किए थे मैं उनको निभा रहा हूं और इमिग्रेंट्स को टारगेट करने की जो उनकी नीति है उस पर वो बरकरार है। तो कहीं ना कहीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने वोटर्स को लुभाने के लिए भी ट्रंप इतना बड़ा फैसला ले रही हैं। आज इस पर हस्ताक्षर होना था लेकिन इस पर अभी ताजा जानकारी नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि ये जो फैसला है ये राजनीतिक रूप से गलत फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते पहले से ही इमिग्रेशन का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो मैक्सिको और कनाडा से लगने वाली अमेरिकी सीमा है वो बंद है और साथ ही हवाई उड़ानें बंद है। ट्रैवल टूरिज्म पर भी रोक लगा हुआ है अमेरिका में और इसके साथ ही कई सारे कदम जो हैं वो अमेरिकी प्रशासन ने उठाए हैं। तो ऐसे में इमिग्रेशन का सवाल नहीं उठता है और जब इमिग्रेशन का सवाल नहीं उठता है तो फिर जब देश को कोरोना संकट से लड़ने के लिए रणनीति बनानी चाहिए तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन पर इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो जानकारों का ये मानना है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से गलत साबित हो सकता है। और भारत की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका जाने वाले भारतीयों में पहले से कमी आई है और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत सख्त कर दी गई और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो भारतीय ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका जाते हैं उनमें तकरीबन 7 से 8% की गिरावट आई है। और अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये फौरी तौर पर ये नीति को कैसे लागू किया जाएगा और ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाए, तो वहां ये मामला टिकता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। आंकड़ों का अगर मैं जिक्र करूं तो अमेरिकी गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 10 लाख से ज्यादा गैर अमेरिकी लोगों को अमेरिका में कानूनी रूप से या फिर कहें कि स्थायी रूप से रहने की इजाजत मिली थी और इनमें से ज्यादातर लोग मैक्सिको, चीन, भारत, फिलीपींस और क्यूबा के थे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि 5 लाख लोग वो थे जो पहले से अमेरिका में रह रहे थे अस्थायी रूप से, तो उनको स्थायी कर दिया गया और 5 लाख वो थे जो बाहर से आए थे। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि किस तरह भारत में कोरोना वायरस के मामले 20,000 के करीब पहुंच गए हैं। ये आज दोपहर तक का अपडेट है, शाम का अपडेट अभी तक नहीं आया है। साथ ही पूरी दुनिया में
25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट, जैसे हमने देखा कि WHO की उन्होंने फंडिंग रोक दी, तो उनकी बौखलाहट के पीछे जो बड़े कारण हैं वो मैंने आपको बताया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि कोरोना वॉरियर्स पर हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत अब अगर ऐसा हमला होता है तो फिर जेल की सजा हो सकती है, सजा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो लॉकडाउन पर अभी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 मई के बाद कुछ इलाकों में छूट दी जा सकती है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। रोज शाम को 6 बजे इंडिया एट 6 लेकर आती हूं। मैं रोज आपको 5 बड़ी खबरें बताती हूं। कोरोना वायरस पर जो ताजा अपडेट है वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लॉकडाउन के दौरान अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, ये आप हमें बताइए। इसके लिए आपको एक वीडियो शूट करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए, जिसमें आप हमें ये बताएं कि आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। आप किताबें पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, किस तरह कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिव सीख रहे हैं, गूगल डूडल बनाना सीख रहे हैं, आप क्या क्रिएटिव कर रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी के माहौल में आप खुद को पॉजिटिव कैसे रख रहे हैं, उसका एक वीडियो बनाकर आपको हमें भेजना है। आप जो वीडियो हमें भेजेंगे वो हम एशियाविल हिंदी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, नंबर है 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको एक वीडियो बनाकर भेजना है और आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान जब इतनी सारी चिंता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो आप खुद को पॉजिटिव कैसे रख रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। तो ये वीडियो हमें जरूर से आप बनाकर भेजें। नंबर मैं आखिरी में फिर से दोहरा देती हूँ, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। तो फिलहाल आज के इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।